वेलकम टू जीएसटी डिकोडर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कंप्लीट अकाउंटेंसी एंड जीएसटी कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस कोर्स के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट तरीके से कंप्लीट अकाउंटेंसी कोर्स आपको करवाएंगे और इसी कोर्स के अंदर हम जैसे टैली, बीजी और मल्टीपल तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो कि 0 लेवल से 100 लेवल तक आपको कंप्लीट करवाएंगे। आप इसके अंदर सीखेंगे कि हमने इनको कैसे यूज़ करना है। और जो आज की हमारी क्लास रहेगी वह रहेगी अकाउंटिंग ग्रुप के ऊपर। अकाउंटिंग ग्रुप का जब नाम हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है कि सर ये अकाउंटिंग ग्रुप क्या होते हैं। तो इसे यूँ समझिएगा कि जब भी हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं तो उस जर्नल एंट्री के अंदर हमारे पास मिनिमम 2 लेजर होते हैं। एक साइड डेबिट लेजर होता है और एक साइड क्रेडिट लेजर होता है। तो कौन सा लेजर कौन से ग्रुप के अंदर आएगा हमें यही ही पढ़ना होता है। अगर आपको अकाउंटिंग ग्रुप के परफेक्ट लेवल आ गए तो आपके अकाउंटिंग ग्रुप स्ट्रांग हो जाएंगे। कुछ बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि सर फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में बताइए। तो जे हमारी प्रॉब्लम रहती है बैलेंस शीट के अंदर या फाइनल अकाउंट्स के अंदर, वो प्रॉब्लम इसलिए रहती है कि जो अकाउंटिंग ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में आपको वेल परफेक्ट पता नहीं होता। बेसिक अकाउंट्स के ऊपर अकाउंटिंग ग्रुप होते हैं। यह अकाउंटिंग ग्रुप अकाउंट्स की बैकबोन होती है। अगर आपकी बैकबोन कमज़ोर रहेगी तो आप अकाउंटिंग में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसा कि हमारे शरीर के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है वह हमारी बैकबोन होती है। अगर वह बैकबोन ही आपकी कमज़ोर होगी तो आपका शरीर प्रॉपर वे से काम नहीं करेगा। ऐसा ही सेम हमारे अकाउंटिंग ग्रुप होते हैं। यह अकाउंटिंग ग्रुप अकाउंट्स की बैकबोन है। तो अकाउंटिंग ग्रुप को हमें काफ़ी ध्यान से पढ़ना है और मैं अकाउंटिंग ग्रुप आपको काफ़ी इजी मेथड से समझाऊंगा। पहले अकाउंटिंग ग्रुप को हम 2 लेवल के अंदर पढ़ेंगे जिससे कि हर कैटेगरी के स्टूडेंट को समझ में आ जाए, और फिर अकाउंटिंग ग्रुप के अंदर हम डिटेल में भी जाएंगे। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि अकाउंटिंग ग्रुप की नीड क्या होती है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि बैलेंस शीट और P&L के अंदर आपको वेल परफेक्ट होना है तो अकाउंटिंग ग्रुप आपको ध्यान से पढ़ने होंगे। अब हम अकाउंटिंग ग्रुप को जनरल लैंग्वेज में समझते हैं। ये क्या होता है, देखिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी हम कोई जनरल एंट्री करते हैं तो उस जनरल एंट्री के 2 लेजर होते हैं। जैसा कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ कि मैंने 1 लाख लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट्स या 2 कैपिटल अकाउंट्स। तो मुझे यह पढ़ना होगा कि जो मैंने जनरल एंट्री की है उस जनरल एंट्री के अंदर 2 लेजर हुए, एक तो हुआ कैश का और दूसरा हुआ कैपिटल का। तो कौन सा लेजर मेरे कौन से ग्रुप में आएगा, तो हमें यह पढ़ना होगा कि कौन सा अकाउंट्स किस ग्रुप में जाएगा। तो अगर इसको मैं किसी एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप किसी शॉप के अंदर काम कर रहे हैं तो उस शॉप के अंदर काफ़ी सारे जूते हैं, यानी कि जूतों की शॉप है। आपको उस शॉप में अलग अलग ब्रांड के जूते मिलेंगे, जैसे कि वुडलैंड का हो गया, एडिडास का हो गया, नाइक का हो गया। तो आपको करना क्या है कि हर ब्रांड के जूतों के लिए एक अलग अलग रैक बनाना है और उस ब्रांड के शूज़ को उन्हीं सी रैक में रखना है। इसी तरह से अलग अलग ब्रांड के शूज़ को एक प्रॉपर एड्रेस मिल गया, जैसे कि आपने रैक बनाया एक नाइक का, एक एडिडास का। तो अब आपको पता है कि कौन से ब्रांड का जूता कहाँ पे रखना है। और इसी तरह से अकाउंट्स में होता है कि हर एक लेजर के लिए एक डिफरेंट अकाउंटिंग ग्रुप होता है। इसी तरह से अकाउंट्स में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब का तरीका एक ही होता है और वैसा भी इनको अकाउंट्स ग्रुप ही कहते हैं। अकाउंट्स ग्रुप काफ़ी तरह के होते हैं, हम इनको अपनी नीड्स के हिसाब से घटा और बढ़ा सकते हैं। बस हमको यह पता होना चाहिए कि कौन से अकाउंट्स ग्रुप का उपयोग कहाँ पे करना है और उसके अंदर कौन सी लेजर आनी चाहिए। यह अकाउंटिंग ग्रुप बैलेंस शीट और P&L को पूरी तरह से कवर करते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 जानते हैं कि कौन से अकाउंटिंग ग्रुप का उपयोग कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले हमारा जो ग्रुप आता है वह आता है कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यह कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो यूँ इसको समझ लीजिएगा कि जितने भी कैपिटल से रिलेटेड जितने भी लेजर होते हैं वह कैपिटल अकाउंट में ही जाते हैं। अब इसको मैं प्रैक्टिकल वे में आपको बताता हूँ कि जैसे मोहन ने 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट या मोहन कैपिटल अकाउंट। तो मोहन का जो भी कैपिटल लेजर है वह अकाउंटिंग ग्रुप के अंदर जाएगा। तो अब आपको यह क्लियर हुआ होगा कि हर लेजर को एक ग्रुप चाहिए होता है। कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में आएगा यही हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हुए हैं।
यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी आता है कि सर जो फर्स्ट एंट्री आप बता रहे हैं इसके अंदर तो 2 लेजर है, मोहन ने 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस प्रारंभ किया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट या मोहन अकाउंट कैपिटल। तो ऐसा है, किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्ट के अंदर कैश अकाउंट का लेजर नहीं बनाया जाता है, यह ऑलरेडी हर एक सॉफ्टवेयर में पहले से ही बने रहते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है लोन्स लायबिलिटी। लोन्स लायबिलिटी का क्या यूज़ है, ध्यान से सुनिए। जब भी हम किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं यानी पैसे उधार लेते हैं तो वह जाएगा लोन्स लायबिलिटी में। यानी सिचुएशन यह है कि अगर सुमित आपका फ्रेंड है और वह आपने उससे 10 लाख रुपए उधार लिए तो उसकी एंट्री क्या होगी, टू बैंक अकाउंट डेबिट एंड सुमित लोन अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर जो इतनी बड़ी रकम है 10 लाख की, उस 10 लाख की लोन की रकम को हम कैश में नहीं ले सकते, इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट होगा। तो इससे साफ क्लियर है कि जब भी हम किसी से लोन लेते हैं तो उसका जो भी ग्रुप बनेगा वह जाएगा लोन्स लायबिलिटी में। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है फिक्स एसेट। तो यह फिक्स एसेट क्या होते हैं, देखिए जो भी हमारी संपत्ति के जो भी लेजर्स होते हैं वह सारे के सारे फिक्स एसेट के अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा, मैंने कोई कार खरीदी, मैंने कोई बॉटल खरीदी या मैंने कोई फर्नीचर खरीदा। जैसे कि मैंने मोबाइल खरीदा तो इसकी एंट्री क्या होगी, मोबाइल फ़ोन डेबिट और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने इसकी जो भी पेमेंट की है वह कैश और बैंक से की होगी, तो इसको इसलिए हम बैंक और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो मोबाइल फ़ोन का जो भी लेजर बनेगा वह जाएगा फिक्स एसेट के अंदर। तो हमारी कंपनी की जितनी भी संपत्तियां होती हैं वह सारी की सारी फिक्स एसेट होती हैं, जो कि हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए लाभदायक रोल अदा करती हैं। अब इसमें से कई कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनको यह नहीं पता होगा कि फिक्स एसेट क्या होते हैं। अगर उनको फिक्स एसेट के बारे में नहीं पता तो वह हमारी पहली क्लास को देख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है वह है इन्वेस्टमेंट। जैसे देखिए, बिजनेस की कैपिटल को बढ़ाने के लिए जब हम बिजनेस का पैसा किसी और जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि आपको प्रॉफिट मिल सके तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने बिजनेस की जो भी कैपिटल का पैसा आपने जहाँ भी लगाया है, जैसे कि आपने कैपिटल का पैसा शेयर मार्केट में लगाया है, तो आप समझिए कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वह शेयर मार्केट में की है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में रखेंगे। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है सस्पेंस अकाउंट ग्रुप। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि मोहन के पास राम नाम की 4 पार्टीज हैं और चारों पार्टीज आपस में कोई 20,000, कोई 30,000, कोई 40,000, कोई 50,000 इस तरह से पेमेंट बैंक में करता है, और हमको यह नहीं पता होता कि यह पेमेंट कौन सी पार्टी से आया है। तो इस सिचुएशन में अकाउंटेंट क्या करता है, अकाउंटेंट बैंक के बैलेंस को मिलाने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लेता है, जिसको कि सस्पेंस ग्रुप के अंडर वह क्रिएट करता है। वह नरेशन लिख करके बैंक बैलेंस मिलाने के लिए इस तरह की जो भी एंट्री होती हैं उनको सस्पेंस अकाउंट में डाल देता है। उसके बाद जब भी उसके पास पर्याप्त समय रहता है तो वह इसकी डिटेल अच्छी तरह से जांच करके सस्पेंस अकाउंट से एंट्री निकाल करके पार्टी के अकाउंट में डाल देता है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है सेल्स ग्रुप। सेल्स अकाउंट्स क्या होता है, जब भी आप माल बेचेंगे या बेचा हुआ माल वापस आएगा तो उसके जो भी लेजर बनेंगे वह सेल अकाउंट में ही बनेंगे। यानी कि सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों ही किस में जाएंगे, सेल्स के ग्रुप के अंदर ही जाएंगे। इसे आप यह समझिएगा कि जैसे आपने 10 लाख रुपए का माल बेचा तो इसमें से आपने थोड़ा माल कैश के रूप में बेचा और बाकी का माल बैंक के थ्रू बेचा, तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट होगा बैंक को और क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट को। तो सेल्स का जो भी लेजर बनेगा वह सेल अकाउंट के अंदर ही जाएगा। तो इसी तरह से अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है परचेज ग्रुप। यह परचेज ग्रुप या परचेज अकाउंट क्या होता है, जब भी हम माल खरीदते हैं या खरीदा हुआ माल वापस करते हैं, यानी परचेज और परचेज रिटर्न ये दोनों ही परचेज ग्रुप के अंदर जाएंगे। अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि सेल्स ग्रुप और परचेज ग्रुप क्या होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो आपके बिजनेस को डायरेक्ट हिट करते हैं, यानी जो एक्सपेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वह डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं।
इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए जो भी हम लेबर देते हैं वह डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आती है। उसके लिए लेजर जो बनता है वह बनता है वेजेस का, और वह डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर बनता है। और इसका दूसरा मेन एक्सपेंसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। वह भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से लेजर बनता है और वह भी डायरेक्ट ग्रुप में ही बनता है। तो इसके बाद ग्रुप आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? तो अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि लेबर और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को छोड़कर जितने भी खर्चे होते हैं आप उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में डाल सकते हैं। जैसे कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, लेबर का खर्चा हो गया, लेबर की मेडिकल एड हो गई, कमीशन हो गई, फ्रेट हो गई, अकाउंटिंग चार्जेस हो गए। इस तरह के काफ़ी एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में रखते हैं, जो कि सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस पर इफेक्ट डालते हैं। अब इसके बाद ग्रुप आता है इनडायरेक्ट इनकम। जो अन्य सोर्सेज से जो भी इनकम होती है, जैसे हमें कमीशन मिला है, हमें डिस्काउंट मिला है, या किसी पार्टी से हमने कोई सर्विस चार्ज लिया है, तो वह हमारे लिए क्या होगा? वह हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। जैसा कि हमने किसी से भी इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो जहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? वह इंटरेस्ट हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो भी हमने कमीशन रिसीव किया उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी कमीशन इनकम जो भी होगी वह क्रेडिट होगी। और कमीशन एंट्री हमको कैसे रिसीव हुई, चाहे कैश से रिसीव हुई है या बैंक के थ्रू रिसीव हुई है, तो यह दोनों एंट्री हमारी डेबिट होंगी। कमीशन का जो लेजर होगा वह इनडायरेक्ट इनकम के हेड के अंदर आएगा। तो इसके बाद हमारा ग्रुप आता है बैंक सीसी और बैंक ओडी ग्रुप। तो यह है बैंक सीसी और बैंक ओडी ग्रुप क्या होता है, तो इसका हम समझते हैं। बैंक सीसी वह होती है जब भी हम अपनी किसी संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रख के उसके बदले में हम बैंक से उधार पैसा लेते हैं। उधार पैसे को हम जब भी चाहें उस वक्त हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और उस यूज़ किए हुए पैसे का बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। इस अकाउंट की लेजर को, जैसे HDFC बैंक सीसी की लेजर को हम बैंक अकाउंट के सीसी ग्रुप में रखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसी तरह से होता है, जैसे कि हमारी करंट अकाउंट की लिमिट होती है। इसके अलावा हमको बैंक ने एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट दी होती है, जिससे कि हम बैंक का पैसा यूज़ कर सकते हैं। जब हम अपने पैसे को यूज़ करके बैंक का पैसा यूज़ करते हैं तो हम उसको भी बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो यह तो हो गया हमारा बैंक सीसी ग्रुप और बैंक ओडी ग्रुप। तो इसके बाद हमारा ग्रुप आता है सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। यह सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं और उसके बदले में हम किसी तरह की सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है, तो वह होता है हमारा सिक्योर्ड लोन। यानी हम जब भी किसी बैंक से या फाइनेंस कंपनी से लोन लेते हैं तो उसके बदले में हम अपनी कोई भी चीज़ गिरवी रखते हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी, कोई मशीन या कोई और अन्य तरह की वस्तु रखते हैं, तो उसके बदले में हमको जो भी लोन मिलता है वह होता है सिक्योर्ड लोन। इसका यह मतलब हुआ कि जब भी हम किसी चीज़ को गिरवी रख के बैंक से लोन लेते हैं तो वह एक सिक्योर्ड लोन होता है, और जो बिना कुछ गिरवी रखे हुए हम जब भी बैंक से लोन लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। और इसके बाद आता है हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर जो भी हमारे टैक्स के जो भी लेजर होते हैं वह हमारे ड्यूटी एंड टैक्स ग्रुप में ही जाते हैं। जैसे कि GST के अंदर IGST, CGST और SGST के जो भी लेजर होते हैं वह सारे टैक्स के लेजर होते हैं, और वह सारे के सारे किस में जाएंगे? वह जाएंगे ड्यूटीज एंड लेजर के अंदर जाएंगे। अब इसके बाद हमारा ग्रुप आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि मैंने मुकेश से 10 लाख रुपए का माल खरीदा, तो इसकी इनकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और मुकेश का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जो भी मुकेश की लेजर बनेगी वह सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंडर बने। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे लेनदार होते हैं, यानी जिनसे भी हम उधार में माल खरीदते हैं, उनके जो भी लेजर होते हैं वह सारे सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ही आते हैं। और इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वह आता है सन्ड्री डेब्टर के नाम से। इसी तरह से हम इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने राम को 10 लाख रुपए का माल बेचा, यह इसके भी
दो लेजर बनेंगे। राम का अकाउंट जो होगा वह डेबिट होगा और सेल का अकाउंट जो होगा वह क्रेडिट होगा। और जैसे मैंने राम को उधार माल बेचा और बाकी की उन पार्टियों को भी जिनको मैं उधार माल बेचता हूँ उनके भी लेजर सारे के सारे सन्ड्री डेब्टर के अंडर ही बनेंगे। तो अब इससे हमको क्लियर हो गया होगा कि सन्ड्री डेब्टर और सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप क्या होता है। तो अब इसके बाद बारी आती है लोन एंड एडवांसेस की। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी हम किसी को लोन दे रहे हैं और जब भी हम किसी भी पार्टी को या किसी भी एम्प्लॉय को एडवांस दे रहे हैं तो यह किस ग्रुप में आएगा, उनकी लेजर बनेगी, उनके नाम से ही उनकी लेजर बनेगी और वह लोन एंड एडवांसेस के ग्रुप में जाएगा। जैसे कि मैंने शाम को 50,000 रुपये एडवांस दिए, उसका लेजर जो भी बनेगा वह लोन एंड एडवांसेस के ग्रुप में जाएगा। जैसे कि मैंने राम से 10 लाख रुपए का माल खरीदा बट मैंने उसको पेमेंट 11 लाख रुपए की कर दी। इसके बाद जो भी 1 लाख रुपए बचेगा वह लोन एंड एडवांस के अकाउंट में भी जाएगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वह है स्टॉक इन हैंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके गोदाम में जो भी माल बच जाता है वह हमारा स्टॉक इन हैंड होता है। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे कि हमने 100 पीस खरीद के लाए और उनमें से हमने 80 पीसों को बेच दिया और उसके बाद जो भी 20 पीस बच गए वह हमारा स्टॉक इन हैंड होगा। तो इसके बाद हमारा ग्रुप आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम BSNL का कनेक्शन लगवा रहे हैं तो BSNL की यह कंडीशन है कि आपको कनेक्शन लगाने से पहले 5,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, जो कि आपको उस वक्त वापस की जाएगी जब आप BSNL का कनेक्शन कटवा देंगे। तो इसको हम कनेक्शन को चालू करने के लिए हमको 5,000 रुपये जमा करवाते हैं। तो इसकी लेजर को हम सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट ग्रुप के अंडर रखेंगे, जो भी हमने 5,000 रुपया BSNL को जमा करवाया। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है? ये जो हमारा गल्ला होता है ना, इसको हम पेटी कैश भी बोलते हैं। उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे हमने किसी को पैसा लिया, किसी से कैश लिया, किसी को कैश दिया, इसके बाद में जो भी हमारा बैलेंस बच जाता है उसको हम कहते हैं कैश इन हैंड। और इसके बाद हमारा जो ग्रुप है वह है बैंक ग्रुप। बैंक अकाउंट का लेजर हमेशा बैंक ग्रुप में ही जाएगा। बैंक ग्रुप में हम सभी उन ट्रांजैक्शन को मेंटेन करते हैं, हम जिनको पेमेंट कर रहे हैं और हमको जिनसे पेमेंट रिसीव हो रही है। और इसके बाद ग्रुप आता है करंट एसेट। यह करंट एसेट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास बैंक में 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पड़े हैं और उन 10 लाख रुपए की मैं एक 10 या 15 दिन के लिए FD करवा देता हूँ और जो FD का लेजर बनेगा यह जाएगा करंट एसेट के ग्रुप में, क्योंकि यह एक नियमित समय के बाद मैच्योर हो जाएगी। और इसके बाद हमारा ग्रुप आता है पेएबल एक्सपेंसेस। यह पेएबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? यह पेएबल एक्सपेंसेस वह एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हमने पे तो करना होता है बट वह अभी हमने पे नहीं किए होते हैं। हम इनको अपनी बैलेंस शीट में 31 मार्च को पेबल के रूम में बुक कर लेते हैं बट इनकी हम पेमेंट नेक्स्ट ईयर में करते हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे अकाउंट्स ग्रुप के बारे में समझा दिए हैं कि कौन से लेजर कौन से ग्रुप के अंडर बनेंगे। अब हम नेक्स्ट असाइनमेंट में, जो कि मैंने नेक्स्ट पेज पर बना रखी है, उसके ऊपर हम यह देखेंगे कि कौन सा लेजर कौन से अकाउंट्स ग्रुप में बनेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं राज कैपिटल अकाउंट, यह कौन से ग्रुप में जाएगा? यह जाएगा कैपिटल अकाउंट में। और बैंक अकाउंट यह जाएगा बैंक ग्रुप में। परचेस अकाउंट जाएगा परचेस के ग्रुप में। रमन अकाउंट जिससे हमने माल खरीदा वह जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अकाउंट में। सेल अकाउंट जाएगा सेल ग्रुप में। रामकुमार जिसको हमने माल बेचा वह जाएगा सन्ड्री डेब्टर के ग्रुप में। अजय कुमार से हमने लोन प्राप्त किया, वह भी बिना किसी गारंटी के, तो वह जाएगा अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप में। उसके बाद हमने रेंट पे किया, वह जाएगा इंटरेक्ट एक्सपेंसेस में। हमने मोबाइल और फर्नीचर परचेज़ किया, वह जाएगा फिक्स एसेट ग्रुप में। हमने वेजेस पे की, वह जाएगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में। हमने प्रॉपर्टी लोन लिया, प्रॉपर्टी जो कि हमने गिरवी रख के लोन लिया है वह जाएगा सिक्योर्ड लोन में। बैंक ओडी अकाउंट जाएगा बैंक ओडी अकाउंट के ग्रुप में। इसी तरह से CGST, SGST और IGST जो कि टैक्स के लेजर है वह जाएंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस के
अकाउंट्स ग्रुप में। और इसी तरह से अकाउंटेंसी टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल जो कि 31 मार्च 2025 तक या 24 तक हमने पे नहीं किया, वह जाएगा पेबल के ग्रुप में। इसी तरह से कमीशन इनकम जो भी हमको प्राप्त हुई है वह जाएगी इंटरेक्ट इनकम के अकाउंट में। और इसी तरह से जो हमने एफडी खुलवाई थी वह जाएगी करंट एसेट के ग्रुप में। हमने प्रदीप को लोन दिया वह जाएगा लोन एंड एडवांसेस के ग्रुप में। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी लेजर बनेगी और वह कौन से ग्रुप में बनेगी। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, राज ने 50,000 रुपये लगाकर बिजनेस शुरू किया। यह 50,000 रुपये की एंट्री जाएगी कैपिटल अकाउंट में, और जो उसने 50,000 हमको प्राप्त हुआ वह जाएगा कैश अकाउंट में। बैंक में खाता खोला, वह खोला 2 लाख रुपये में, तो इसके लिए क्या होगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट होगा। माल खरीदा 50,000 रुपये का, वह जाएगा परचेस में। रमन से माल खरीदा 20,000 रुपये में, वह जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। माल बेचा 10,000 रुपये का, वह जाएगा सेल अकाउंट ग्रुप में। राम को माल बेचा 5,000 रुपये का, वह जाएगा सन्ड्री डेप्टर के ग्रुप में। अजय से प्राप्त किया 10,000 रुपये का लोन बिना किसी गारंटी के, वह जाएगा अनसेक्योर्ड लोन में। रेंट पे किया 2,000, वह जाएगा रेंट अकाउंट में। घर खर्च के लिए हमने 5,000 रुपये निकाले, वह जाएगी कैपिटल ड्राइंग में। फर्नीचर लिया 10,000 रुपये का, मोबाइल लिया 20,000 रुपये का, तो वह जाएगा फर्नीचर अकाउंट में और मोबाइल अकाउंट में। मजदूरी दी 5,000 रुपया, वह जाएगा वेजेस अकाउंट में। वेतन दिया 20,000 रुपया, वह जाएगी सैलरी अकाउंट में। बिजली का बिल दिया 5,000 रुपया, वह जाएगा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में। मोबाइल का बिल दिया 5,000 रुपया, वह जाएगा टेलीफोन एक्सपेंसेस के अकाउंट में। प्रदीप को 50,000 का लोन दिया, वह जाएगा लोन टू प्रदीप के अकाउंट में। बैंक में एफडी करवाया, वह जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट के अकाउंट में। कमीशन प्राप्त हुआ तो वह जाएगा कमीशन इनकम के लेजर में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से लेजर किस किस अकाउंट ग्रुप में खुलेंगे और आपको अकाउंट ग्रुप के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी है। अब आप इनको एक बार पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यह आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मेंशन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।